ये आज 2025 में आपको ये जो हम विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित तो क्या, ये कहीं पीछे की तरफ जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। हम लोग जब भी रैगिंग की बात होती है, कोई बच्चा जो है जो पढ़ के बाहर जा रहा है, माँ बाप घर में बैठे हुए हैं, आपका बच्चा IIT में जा रहा है, आपका बच्चा इंजीनियरिंग में जा रहा है, आपका बच्चा MBBS करने जा रहा है, मोस्टली देखा जाता है सर कि आप इंजीनियरिंग में और मेडिकल में सबसे ज़्यादा रैगिंग होती है और सबसे होनहार बच्चे यहीं पे मिलते हैं, सबसे कड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद आपको इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की मतलब ऐसे झेलना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो तो उसका मोरल भी डाउन हो रहा है, कहीं ना कहीं वो फिज़िकली भी असॉल्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके माँ बाप के भी जो है जीवन में एक अंधकार छा रहा है। ये चीज़ हमारे हिंदुस्तान में लगातार बढ़ क्यों रही है? देखिए, दो बातें इसमें। एक तो आपने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की चर्चा करी, मैं आपको सबसे पहले तो एक डाटा दूंगा। आपके सवाल के दो प्रश्न हैं, दूसरे पार्ट पर अभी आता हूं मैं। ठीक है। फर्स्ट पार्ट पर अगर मैं आऊँगा, मेडिकल कॉलेज में खास तौर पे मैं आपसे कहूँगा, पूरे भारत में 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ पर कि रैगिंग बहुत ज़्यादा होती है। मैं करीब 15 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। नंबर 1 मेडिकल कॉलेज और नंबर 2 जो आर्मी स्कूल्स हैं, इन 2 जगह बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। आर्मी स्कूल्स में तो इसको कहीं ना कहीं एक साइलेंट वो भी है, साइलेंट इसका समर्थन भी वहाँ के टीचर्स वगैरह करते हैं कि हम वी आर मेकिंग द पीपल स्ट्रॉन्ग, हम स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, मारपीट करके हम स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अरे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 25 और तरीके होते हैं। ठीक है, आप किसी को टॉर्चर करके स्ट्रॉन्ग अगर बना रहे हैं तो आई थिंक दैट्स ए वेरी रॉन्ग मेथड ऑफ और US में क्यों नहीं होता? फिर आप अगर कर रहे हैं तो जितने भी हम विकसित भारत की बात करते हैं, और मैं आज सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ, आर्मी स्कूल जो हैं US में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, वहाँ तो टॉर्चर करके नहीं बना रहे लोगों को स्ट्रॉन्ग। मेडिकल कॉलेज का मैं एक आपको डेटा देना चाहता हूँ। पिछले 3 साल में अगर आप भारत की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन, भारत सरकार ने एंटी रैगिंग हेल्पलाइन बना रखी है, उसके अगर केसेस को आप स्टडी करें, पूरे भारत में हॉस्टल्स में 5-6% से ज़्यादा बच्चे हॉस्टल्स में मेडिकल के नहीं। जितने बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, अगर आप मेडिकल के देखो तो उसमें 5-6% बच्चे होंगे। तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे रैगिंग हॉस्टल्स में ज़्यादा होती है। ठीक है, हॉस्टल्स में क्यों? क्योंकि वहाँ पर सीनियर आप जाते हो, सीनियर रात में आ जाते हैं, शाम को आपको परेशान कर सकते हैं। जहाँ पर हॉस्टल्स नहीं है, बच्चा अपने घर में रहता है या कहीं और रहता है, तो वहाँ तो अपने घर चले जाएगा वो, तो हॉस्टल्स में ज़्यादा होती है। अब हॉस्टल्स में ज़्यादा होती है तो मेडिकल कॉलेज में जो मेडिकल के बच्चे हैं हॉस्टल्स में, वो 5-6% हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे चलो भाई मेडिकल कॉलेज में अगर रैगिंग के केस आते हैं तो 5-6 का चलो 7-8%, 10%, 12% आते होंगे। यू विल बी शॉक्ड टू नो, इंडिया में जितनी रैगिंग डेथ्स होती हैं, रैगिंग की वजह से जितनी हत्याएं हो जाती हैं, 45% मेडिकल कॉलेजेस से हैं, जबकि बच्चे 5-6%। 38% केसेस मेडिकल कॉलेजेस से हैं। और मैं यहां पर सरकार से और हेल्थ मिनिस्ट्री से भी कहूँगा कि इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि क्यों 5% बच्चे आतंक मचा डाला है 45% टोटल केसेस के नाम पर। बाप रे बाप, ये आंकड़ा तो बहुत डराने वाला है। बिल्कुल। और इस पर हेल्थ मिनिस्ट्री को बिल्कुल इसका संज्ञान लेना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए। और हमारा एक जो है हेल्थ मिनिस्ट्री से हम उनको एक सजेशन ये अक्सर देते हैं कि एक पूरी ऑल ओवर इंडिया की एक कन्वेंशन बुलाइए जिसमें 700 मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो 700 लोगों को ऑल ओवर इंडिया बुलाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप बुलाइए, उनका पूरे 3 दिन की ट्रेनिंग लीजिए उनको, और कम से कम उन्हें पता चले कि गवर्नमेंट इज टेकिंग इट वेरी वेरी सीरियसली। दूसरी बात कि जो जितने वहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे हैं, उनको खास तौर पर मिनिस्ट्री को और सरकार की तरफ से श्योर किया जाना चाहिए और बहुत मॉनिटरिंग होनी चाहिए हर चीज़ की। ठीक बात है। तो अब ये तो पहला पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट आपने कहा था कि शायद आपने रीज़न पूछा था जी, कि ये क्यों, यही क्यों होता है? देखिए, एक सैडिस्ट टेंडेंसी आ जाती है। सैडिज्म जैसे किसे कहते हैं? सैडिज्म कहते हैं कि दूसरे को पीड़ा देकर, दूसरे को परेशान करके जो एक माइंड सेट होता है कि मुझे खुशी मिलती है। और लगभग हमारा अंदाजा ये है कि लगभग सोसाइटी में 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरे को परेशान करके और मज़ा आता है। अब होता क्या है कि यही सीनियर्स में होते हैं, और सीनियर्स में होते हैं तो 10% लोग जो हैं वो रैगिंग करते हैं,
वो पूरा 100% जो जूनियर्स हैं उनको परेशान करके रखते हैं और उन्हें दूसरे को परेशान करने में मजा आ रहा होता है, ठीक है। अब इन 100% में भी 10% ऐसे हैं जो सैडिस्ट हैं, जिनकी रैगिंग हो रही है और एक तरह से उनको ट्रेनिंग मिल रही है। अब अगली साल ये 10% बाकी के 100% को रैगिंग, जो बहुत क्रूअल रैगिंग है, उसमें 70, 80, 90% बच्चा बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं लेता है, ठीक है। कि एक दो तरह की अगर मैं रैगिंग की बात करता हूँ, एक माइल्ड रैगिंग, हल्की रैगिंग, और एक ब्रूटल रैगिंग हो गई कि एक बहुत बुरी रैगिंग। बहुत बुरी रैगिंग कोई 10% बच्चा है जो मानसिक रूप से जिसके थोड़ा खराबी है, सैडिस्ट है वो, और उसे दूसरे को परेशान करके मजा आ रहा है। तो ये यहाँ, और इसमें कहीं ना कहीं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी लाचारी, उनकी लापरवाही, ये और ज़्यादा आग में घी का काम कर देती है। तो ये कहीं ना कहीं, और पूरा, और प्लस एक और रीज़न ये रहता है कि साहब पिछली बार मेरे साथ हुआ तो अब मैं दूसरे के साथ इसका बदला लूंगा। Exactly. ये कितना अजीब आर्ग्यूमेंट है, ये कितना अजीब आर्ग्यूमेंट है कि पिछली, यानी अगर मेरी जेब कटी तो मैं दूसरे की जेब काटूंगा। मेरी सिस्टर को किसी ने छेड़ा तो अब मुझे लाइसेंस मिल गया कि मैं दूसरे की सिस्टर छेड़ूंगा। आप इस घटिया आर्गुमेंट को समझ सकते हैं, कितना वाहियात, कितना बेहुदा आर्गुमेंट है ये। आपके साथ अगर गलत हुआ तो आप कंप्लेंट करिए और उस व्यक्ति को सजा दिलाइए ना। आप किसी निर्दोष से इसका बदला अगर आप ले रहे हैं तो समाज आपके प्रति क्या धारणा, आपको बेवकूफ कहे या पागल कहे,